नमस्कार, दामद मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रीट 2022 की गणित की तैयारी को लेकर कुछ चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें जो तैयारी जो है वो 3 स्तर की करनी है। जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि हमें गणित के जितने भी बेसिक्स है उन बेसिक्स को हमें तैयार करना है। उसके बाद में नंबर 2 जो हमने बात की थी वो की थी विषय वस्तु की। विषय वस्तु को हमें अच्छे से तैयार करना है और तीसरा जो कार्य करना है वो करना है हमें एक बेहतर अभ्यास के द्वारा हम इस परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जब ये चर्चा की थी उस समय काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज भी आए, कमेंट्स भी आए। उन्होंने ये बताया कि सर हमारे पास बेसिक्स की तो बहुत ही अच्छी हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, बहुत सारे बुक्स भी है जिससे बहुत ही अच्छे अच्छे बेसिक दिए हुए हैं। इसके साथ ही अभ्यास के लिए भी हमारे पास गाइड के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। सबसे अधिक जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है हमें विषय वस्तु का चयन करने की, क्योंकि उसमें मैंने वीडियो में ये तो आपको बता दिया था कि विषय वस्तु जो है वो आपके कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की जो पाठ्य पुस्तक है गणित की, आरबीएससी की जो बुक्स है उस बुक्स के अकॉर्डिंग ही प्रश्न आएंगे इस विषय का, और उसका स्तर जरूर सीनियर के लेवल का होगा। तो बच्चों ने अधिकांश यही पूछा है कि सर आप कम से कम एक बार एक अलग से वीडियो बनाकर हमें ये बता दीजिए कि कक्षा 6 से 10 तक की जो पाठ्य पुस्तकें है उस पुस्तकों में से हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या ये सारी बुक्स पढ़नी है, हमें सारे प्रश्नावली को हल करना है, या जो इकाई है उस इकाई से संबंधित हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये आप एक जानकारी दे देते तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने भी सोचा कि बहुत ही बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो क्यों ना एक वीडियो इसी में बना दिया जाए। एक छोटा सा वीडियो है इस पर, इसके साथ मैं निवेदन करूँगा आप इसको कॉपी और पेन लेकर साथ ही साथ नोट कर लें, ताकि आपकी बहुत ही अच्छी जानकारी काम आएगी और कहीं भी आप किसी भी चैप्टर से चुकेंगे नहीं। इसको मैंने बिल्कुल आपके जैसे रीट का जो सिलेबस दिया उसमें जो इकाई दर इकाई है उस इकाई के हिसाब से हम इसको पूरी अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करेंगे, ताकि आपके जो अभ्यास जो आप जो कर रहे हैं विषय वस्तु आधारित जो अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास आपका बहुत ही बेहतर बन सके, कहीं भी उसमें आपके कहीं भी कोई चूक नहीं रहे। तो सबसे पहले तो आप इस तरह के एक टेबल बना दीजिए ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से विषय वस्तु को हम विश्लेषण कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप इकाई, उसके बाद में रीट 2022 का पाठ्यक्रम हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद में कक्षा, उसके बाद में अध्याय और अध्याय का नाम। यानी सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमारे जो रीट का जो सिलेबस आया उसमें उस इकाई के अंदर कौन कौन सा उस पाठ्यक्रम में जो बिंदु दिए हुए हैं, तो वो बिंदु उन बिंदुओं के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए कौन सी कक्षा का कौन सा चैप्टर आपको अच्छी तरह से अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए पहले इकाई की तरफ बढ़ते हैं। पहली जो इकाई आपकी दी हुई है उस इकाई के अंदर काफ़ी सारे बिंदु हैं, बहुत सारी उप इकाइयाँ दी हुई है। तो इस इकाई के अंदर पहली जो उप इकाई है वो दी हुई है घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा व भाग और घातांक नियम। इस इकाई को पूरा करने के लिए हमें कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं और कक्षा 9 इन 3 कक्षाओं की हमें पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। कक्षा 7वीं में जो है 13वां जो अध्याय दिया हुआ है उस अध्याय में उसका नाम जो है घातांक और घात, घातांक एवं घात। ये मैं अध्याय का नाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आश्वस्त हो जाए कि आपके पास जो पाठ्य पुस्तक जो है वो 2021-2022 के आरबीएससी की बुक ही है, क्योंकि उससे पहले की जो बुक है उसमें भी इस तरह के चैप्टर तो दिए हुए हैं, लेकिन उसमें सेम टू सेम नहीं मिलेगा। तो उसमें जो है कक्षा 7 का 13वां जो अध्याय है घातांक एवं घात, उसमें हमें समान आधार वाली घातीय संख्या का गुणा और भाग हमें सारे मिल जाएंगे। उसके बाद घातांक नियमों से संबंधित जो है वो है कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 12। उस अध्याय में इसका भी नाम यही है घातांक एवं घात। तो इसके अंतर्गत हमें घातांक के जो सारे प्रश्न हैं वो प्रश्न हमें मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ कक्षा 9 के जो पहला जो अध्याय है उस पहले अध्याय का जो अंतिम जो प्रश्नावली दी हुई है उस प्रश्नावली में कुछ अच्छे प्रश्न दिए गए घातांकों के आधारित। तो मैं समझता हूँ कि आप उनको भी थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो आपको कहीं भी जो घातांक संबंधी जो प्रश्न है जो अच्छे से अच्छे उन्नत प्रश्न भी होंगे तो वो आपके कहीं भी मिस नहीं होंगे। तो इसका अध्याय पहला जो अध्याय है संख्या पद्धति, उस चैप्टर को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान रखना। ये जो चैप्टर है कक्षा 9 का जो संख्या पद्धति वाला है ये पूरा हमारे काम का नहीं है, उसमें परिमेय और परिमेय संख्या दी हुई है। केवल उसकी जो अंतिम जो प्रश्नावली जो दी हुई है शायद 1.5 या 1.6 ऐसी कुछ है, तो उसमें केवल घातांक वाले बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। तो उन प्रश्नों का भी आप अभ्यास करें तो बहुत ही अच्छे आपके अभ्यास हो जाएगा और हम कहीं भी इसमें चुकेंगे नहीं। ठीक है, इसी इकाई का दूसरा जो उप इकाई दी हुई है वो दी हुई है बीजीय व्यंजक। उस बीजीय व्यंजकों का योग करना है, व्यवकलन, गुणा और भाग करना है, साथ ही साथ हमें सरल समीकरणों को भी हल करना है। तो ये जो चैप्टर दिया हुआ है ये चैप्टर जो है वो कक्षा 7 और कक्षा 8 इन 2 कक्षाओं में ही दिया हुआ है। छठे में बीजीय व्यंजक से संबंधित कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 7वीं का जो अध्याय 12वां है उसके
और साथ साथ कक्षा 7 का 12वां अध्याय जो है बीजीय व्यंजक, उसे हमें पढ़ना है अच्छी तरह से। और उसके साथ ही कक्षा 8वीं का 9वां जो अध्याय है जो है वो है बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीकरण। इसमें हमें बीजीय व्यंजकों की भी जानकारी दी हुई है और साथ ही जो स्वर समीकरण है बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीकरण, इन स्वर समीकरणों पे आधारित इसमें बहुत ही अच्छा अभ्यास दिया हुआ है। तो ये जो 2 चैप्टर हम जब क्लियर कर देंगे तो हमारा ये बीजीय व्यंजक वाली जो उप इकाई है वो हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और उसमें तीसरी जो उप इकाई दी है वो दिया हुआ है गुणनखंड, लेकिन उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमें केवल सरल बीजीय व्यंजकों के ही गुणनखंड करने हैं। वैसे ये गुणनखंड वाला चैप्टर जो है कक्षा 9 और 10 में भी है, लेकिन वो बहुत ही उन्नत वाले प्रश्न है जो हमारे कोर्स में नहीं है। आपको कक्षा 8 तक के ही जो सरल बीजीय व्यंजक के जो गुणनखंड दिए हुए हैं उनको ही करना है। और ये जो गुणनखंड दिए ये दिया हुआ है कक्षा 8वीं के अध्याय 14वीं में। 14 जो चैप्टर है उसका नाम ही यही है गुणनखंड। तो इसको हम जब पूरा कर देंगे तो हमारे सभी प्रकार के गुणनखंड के जो प्रश्न है वो हमारे अच्छे से अभ्यास हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा इसको आप नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके उसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी इकाई का अगली जो उप इकाई दी वो दी हुई है समीकरण, जिसमें हमें सरल एक घातीय समीकरणों के बारे में ही हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो प्रश्न है ये सरल एक घातीय समीकरण ये जो दिए हुए ये आपको दिए हुए, एक तो कक्षा 7 का जो अध्याय 4 है उस 4थे अध्याय का नाम है सरल समीकरण। इसमें हमें समीकरणों की जानकारी दी हुई है तो वहां से हमें बहुत ही अच्छा अभ्यास मिल जाएगा। और उसके साथ ही जो ज़्यादा अच्छे प्रश्न जो दिए वो दिए हुए कक्षा 8 में। कक्षा 8 का जो दूसरा जो चैप्टर है एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये जो चैप्टर है दूसरा, उसमें हमें एक चर वाले एक घात वाले जो समीकरण हमको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण भी कहते हैं। चलिए अब ये जो उप इकाई वो है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल जो दिया ये दिया हुआ है कक्षा 8 में। कक्षा 8 का जो है वो 6ठा जो अध्याय है उसका नाम ही है वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हमें संख्याओं के वर्ग करने और साथ ही उनको भाग विधि से वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। दूसरा अभेद्य गुणनखंड विधि है, दोनों विधि से हमें वर्गमूल भी ज्ञात करने इसमें है। उसके बाद में जो अध्याय है घन और घनमूल, ये भी कक्षा 8 में से ही दिया गया है। 8 में का ही 7वां अध्याय जो है उसका भी नाम भी यही है घन और घनमूल। तो इस दो जो चैप्टर है इन दोनों चैप्टर को हम जब पूरा अभ्यास कर लेंगे तो हमारी ये दोनों उप इकाइयाँ हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको कहीं भी और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से पहली जो इकाई है इसमें कुल मिला के 6 उप इकाइयाँ दी हुई थी, तो उनको आप बहुत ही बड़ा चाहे ये इकाई दी हुई है, इसमें आपको कक्षा 6, 7 और 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझना पड़ेगा। चलिए इकाई दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जो इकाई दी हुई है उसमें हमें एक तो ब्याज, जिसके अंदर हमें सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, साथ लाभ हानि, अनुपात समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, भिन्न, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास, इतने जो चैप्टर है ये सारे इस चैप्टर इस दूसरे इकाई के अंतर्गत दिए हुए हैं। और ये जो सारे चैप्टर है ये पूरे के पूरे ऐसे कैसे आपको 6 और 7 में पूरे इनके अध्याय नहीं मिलेंगे, जो काफी कुछ है वो साथ में दिए हुए। तो मैं सारे आपको अध्याय के यहाँ नाम लिख दूँ जिसमें हमें ये सारा ही पोर्शन उसमें हमें कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसके लिए हमें कक्षा 6 का अध्याय नंबर 7वां हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है भिन्न, क्योंकि भिन्न भी इस बार आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। तो भिन्न के अंतर्गत हमें कक्षा 6 का जो 7वां जो चैप्टर है भिन्न उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में 6 का ही अध्याय नंबर 12 जो है अनुपात एवं समानुपात, ये दोनों जो चैप्टर है हमें कक्षा 6 के तैयार करने पड़ेंगे, ताकि हमारे इस इकाई के काफी जो बिंदु है भिन्न और अनुपात समानुपात वाले जो है ये हमारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में है कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 8वां जो अध्याय है वो है राशियों की तुलना। अध्याय का नाम क्या है? राशियों की तुलना। इस चैप्टर में लाभ हानि, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, इनसे संबंधित सारे प्रश्न दिए हुए हैं। साथ ही साथ लाभ हानि वाले जो प्रश्न है ये इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न भी इसमें है, सरल ब्याज वाले भी है, आपस में तुलना वाले भी प्रश्न है। तो ये जो सारा चैप्टर है ये कक्षा 7वीं का जो 8वां जो अध्याय है उसमें दिया हुआ है। उसके साथ ही कक्षा 7वीं का ही दूसरा चैप्टर भी हमें क्लियर करना है कि दूसरा जो रह गया था जो है भिन्न एवं दशमलव भिन्न, क्योंकि भिन्न जो दी हुई है
तो हमें ये इस चैप्टर को भी अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न के अंतर्गत ध्यान रखें दशमलव भिन्न जो है ये भी भिन्न का ही एक रूप है। तो दशमलव वाले जो प्रश्न वो भी इसके साथ में हमको देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका स्तर जो कक्षा 10 का है तो इसमें दशमलव भिन्न वाले भी अच्छे प्रश्न इसमें आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमें कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 8वां तैयार करना है। 8वां जो है वो भी है राशियों की तुलना। जिस तरह से 7वीं में दिए हुए लाभ वाले सारे प्रश्न वैसा 8वीं में भी इसमें सारे प्रश्न दिए हुए, अनुपात से संबंधित प्रश्न है, लाभ हानि से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, सरल ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज, इन सबसे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। साथ ही जनसंख्या वृद्धि, ह्रास दर के सारे प्रश्न इसमें दिए गए। तो हमें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। उसके अलावा कक्षा 8वीं का जो अध्याय नंबर 13वां है, सीधा एवं प्रतिलोम अनुपात, सीधा और प्रतिलोम अनुपात, क्योंकि ये अनुपात वाला चैप्टर है, तो अनुपात वाला चैप्टर भी हमारे इस इकाई का भाग है। तो हमें इस 13वां जो अध्याय है इस अध्याय को भी हमें अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि हमारा ये जो सेकंड जो यूनिट है इस यूनिट के सारे ही बिंदु हमारे कवर हो सके। तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इकाई तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी इकाई भी बहुत ही बड़ी इकाई दी हुई है, जिसमें कुल 4 उप इकाई है। पहली जो उप इकाई उसमें दिया हुआ है रेखा एवं कोण, रेखाखंड, सरल और वक्र रेखा और कोणों के प्रकार। यानी ये जो इकाई है वो रेखा और कोणों से संबंधित है। तो इसके लिए हमें कक्षा 6 से लगाकर हमें 10 तक की सारी पुस्तकें इसमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे सारे प्रश्न जो है वो इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले हमें कक्षा 6 का अध्याय नंबर 4 देखना पड़ेगा, जो है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा, इसमें हमें रेखा और कोण के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो हमें तो 6 का जो 4था जो अध्याय है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा, इसमें हमें रेखा और कोणों की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये हमें तैयार करना है। उसके बाद में ही कक्षा 6 का ही अध्याय नंबर 5वां जो है उसके भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। 5वां जो है प्रारंभिक आकार का समझना, प्रारंभिक आकारों का समझना, इसमें भी हमारे बिंदु दिए हुए हैं, तो उनकी भी हमें जानकारी इससे ही मिलेगी। इस चैप्टर को भी हमें क्लियर करना है, लेकिन ये ध्यान रखें ये जो चैप्टर है 5वां जो चैप्टर है ये पूरा हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो आवश्यक जो है जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज की जानकारी इसमें दी हुई है, चतुर्भुज है, बहुभुज है, वृत्त है, इनके प्रारंभिक जानकारी दी हुई है। तो केवल वो जानकारी वाले जो प्रश्नावली जो है केवल उन्हीं के ही प्रश्न हमें सारे करने, सभी पूरे चैप्टर को इसको करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में जो अध्याय कक्षा 7वीं का जो है वो है अध्याय नंबर 5वां, रेखा एवं कोण। ये हमें पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग तो जो आपके जो कोर्स में है वो लगभग शायद यही चैप्टर दिया हुआ है। ये 6 के अंदर मैंने इसलिए दिया कि इसमें भी आधारभूत जानकारी दी हुई है, तो हम इसको भी कहीं मिस नहीं करें, क्योंकि कई बार ऐसी जानकारी में छोटी सी जो जानकारी वो भी हमारे बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो हम इसको भी अच्छी तरह से एक बार देखेंगे। उसके बाद में जो है आपके अगला जो उसमें जो आ रहा है रेखा और कोण से संबंधित, वो 8वीं में ना होकर कक्षा 9 जो है उसमें चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है, वो भी है रेखा एवं कोण। तो उसमें भी बहुत सारे प्रतिष्ठित रेखा और उनके बारे में सब दिया हुआ है। तो हमारा क्योंकि हमारा स्तर कक्षा 10 तक का है तो हम इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अध्याय 9 का कक्षा 9 का जो अध्याय 6 है रेखा एवं कोण, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, ताकि हमारे जो ये चैप्टर जो है ये रेखा और कोण वाला भाग जो है ये हमारे एकदम पूरा हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी की दूसरी जो उप इकाई है समतलीय आकृतियां, जिसमें त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त, इनके बारे में जो जानकारी है उस जानकारी हमें कहाँ से कलेक्ट करनी है और उसका अभ्यास हमें कहाँ से करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं। तो समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुज सर्वांग समता वाला जो भाग है इसके लिए हमें सबसे पहले एक तो कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 6 हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है त्रिभुज एवं उसके गुण। इसमें हमें त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जानकारी मिलेगी, और उसके अलावा त्रिभुजों की सर्वांग समता जो है वो भी इसमें दी हुई है कि हमें सर्वांग समता जो नियम उनका किस तरह से हम त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं। उसके साथ 7वें का ही अध्याय 7वां जो है वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो ये दो जो चैप्टर है इनसे हमें ये जो उप इकाई है उसका हमें काफी सारा पोर्शन हमारे इससे पूरा हो जाएगा। एक तो त्रिभुजों के गुण हमें इससे मिल जाएंगे, दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता वाला जो है वो भी यहाँ से हमारे पूरा हो जाएगा।
उसके बाद में है कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 3, वो जो है वो चतुर्भुजों को समझना। 8वीं का 3 जो है चैप्टर चतुर्भुजों को समझना। इससे हमें सारे चतुर्भुज और बहुभुजों की जानकारी मिलेगी, तो ये भी हम इसको बहुत ही अच्छे से इनको करना पड़ेगा। उसके बाद में कक्षा 9 का अध्याय नंबर 8वां जो अध्याय है, 7वां अध्याय है। एक तो 7वां जो अध्याय है वो है त्रिभुज। तो उसमें भी त्रिभुज से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है जो हमारे कोर्स में जो प्रश्न में आ सकते हैं हमारी परीक्षा में, तो उसको भी हमें करना पड़ेगा। 9वीं का ही अध्याय 8वां जो है चतुर्भुज। इससे हमें चतुर्भुज के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, तो यहाँ से हमारा बहुत ही एक अच्छा अभ्यास बन सकता है। और एक है 9वीं का ही अध्याय 10वां जो है व्रत जो दिया हुआ है, उसमें हमें व्रत से संबंधित जितनी भी आपके समस्या है वो सारी समस्या हमारे इस व्रत से संबंधित चैप्टर 10 में मिल जाएगी। यहाँ पर हमें व्रत है, व्रत स्पर्शिका है, स्पर्शिका से कौन बनने वाले हैं, अंत कौन है, त्रिज्या है, त्रिज्य खंड है, सारे ही जो मैटर है व्रत से संबंधित वो सारा ही मैटर हमको इस अध्याय 10 में हमें कक्षा 9 की जो अध्याय 10 है उसमें हमें सारा मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा पूरा अभ्यास इस व्रत से संबंधित अभ्यास पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से कुछ जो अच्छे जो प्रश्न जो है वो कक्षा 10वीं में भी दिए हुए हैं। 10वीं में 10वां जो अध्याय है वृत्त, इसमें भी ऐसे कुछ अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम अभ्यास करें तो हमारे ये जो उप इकाई जो है ये उप इकाई पूरी तरह से हमारे तैयार हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे तरह से नोट कर लीजिए ताकि आपके कहीं भी ये जो उप इकाई इसमें से आपको कहीं भी कुछ मिस नहीं होगा। एक अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो भाग है उसमें समतलीय आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये 4 तरह जो है इन चारों के हमें परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमें जो मिलेंगे जिनके हमें परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, ये हमें मिलेगा। एक तो सबसे पहले तो कक्षा 6वीं का अध्याय नंबर 10वां जो अध्याय है क्षेत्रमिति और परिमाप, इसमें हमें मिलेंगे। उसके बाद में कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल, इसमें भी त्रिभुज और आयत है, इनके परिमाप और क्षेत्रफल दिए हुए। तो इसका भी अभ्यास जब करेंगे तो हमारे ये इकाई है उसके काफ़ी अच्छे अच्छे जो प्रश्न है ये हमारे इससे पूरे हो जाएंगे। तो कक्षा 6वीं का 10वां और कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 11 दो जो चैप्टर है इनको हम परिमाप और क्षेत्रफल के अध्ययन करना है। इसके अलावा कक्षा 8वीं का अध्याय 11वां जो है वो है क्षेत्रमिति, इसमें क्षेत्रफल दिए हुए, तो हमें क्षेत्रफलों की जानकारी जो है वो इस चैप्टर के द्वारा मिलेगी। इसके अलावा कक्षा 9 का जो अध्याय 9 है उसमें समांतर चतुर्भुज त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल जो दिए वो एक ही आधार वाले जो और समान ऊंचाई वाली जो आकृतियां है समांतर चतुर्भुज त्रिभुज, उनके अनुपात या उनके संबंध है उनको लेकर प्रश्न बने। तो इस तरह का प्रश्न भी हमारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो हमें इस चैप्टर को भी थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा ताकि जो अच्छे प्रश्न हैं वो इससे मिस नहीं होंगे। इसके अलावा एक जो चैप्टर और है अध्याय 9 का ही 12वां जो चैप्टर है हीरोन का सूत्र। हीरोन का जो सूत्र है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए काम में आता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे कोर्स में है। तो इस प्रश्नावली को भी हमें एक अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा ताकि जो प्रश्न है वो हमारे सारे इसमें कवर हो जाए। तो ये तो रही बात समतलीय आकृतियों की परिमाप और क्षेत्रफल की। अब हम बात करेंगे जो घन घनाभ जो है त्रिविमीय आकृतियां, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के जो 3 हमारे दिए हुए घन घनाभ और बेलन, ये 3 ही हमारे कोर्स में है। शंकु और ये भी गोले वगैरह जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि वो कक्षा 10 में भी दिए हुए हैं, तो आप उनको अभ्यास नहीं करें। ये 3 जो है घन घनाभ और लंबवर्ती बेलन, इनसे ही हमारे प्रश्न आएंगे। तो इनके जो संबंधित जो प्रश्नावली है वो है एक तो कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 11 जो पहले आ चुका है, क्षेत्रमिति वाला जो है उसी में से इसके प्रश्न भी सम्मिलित है। तो मैं यहाँ पर आप इसको लिख तो रहा हूँ लेकिन यहीं पर हमारा अभ्यास पूरा हो जाएगा कि इसमें घन घनाभ के भी दिए हुए हैं। उसके अलावा कक्षा 9 का जो अध्याय 13 है उसमें हमारे ये सारे घन घनाभ है, बेलन है, ये सारे इनके क्षेत्रफल दिए हुए। इस चैप्टर का जो नाम है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कक्षा 9 का ये 13वां अध्याय है।
तो इससे हमारा ये जो उप इकाई जो है, ये हमारी उप इकाई इससे पूरी हो जाएगी। बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें दिए हुए, तो जब इनका अभ्यास हमारा हो जाएगा तो हमारे ये सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 10वीं में भी ये जो चैप्टर दिया हुआ है, 13वां चैप्टर है कक्षा 10, उसमें भी प्रश्न क्षेत्रफल आयतन दिए हुए हैं, जिसमें इनमें से प्रश्न आने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे। वो कम इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें भी सारा दिया हुआ तो यही है, जो बेलन है, घन है, घनाभ है, शंकु है, उनके ही प्रश्न क्षेत्रफल आयतन इसमें दिए हुए। लेकिन इसमें दो आकृतियों को संयोजन करके आकृतियों इसका प्रश्न क्षेत्रफल पूछा, तो इतने सही बड़े सवाल हमारे कंपटीशन एग्जाम में आने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें से जो कुछ छोटे छोटे जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम अभ्यास अगर करें तो हमारी ये जो उप इकाई जो है प्रश्न क्षेत्रफल आयतन वाली, तो ये हमारे अच्छे से कवर हो जाएगी और इसमें हमें कई प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। अंतिम जो इकाई है चौथी, उस इकाई में हमें एक तो सांख्यिकी और एक प्रायिकता, दो इसमें चैप्टर दिए हुए हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, लेखा चित्र यानी ग्राफ जो है, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, स्तंभ लेखा चित्र एवं आयत लेखा चित्र एवं वृत्तीय ग्राफ, पाई चित्र और एक प्रायिकता, ये दो इकाई जो है, इन दो इकाइयों का हमें इसमें अभ्यास करना है। तो इनके लिए हमें अभ्यास करने के लिए हमें एक तो कक्षा 6 का अध्याय 9, कक्षा 6 का अध्याय 9 जो है आंकड़ों का प्रबंधन, इसको हमें पूरा करना पड़ेगा, जिससे हमारे सारे प्रश्न काफ़ी कुछ हो जाएंगे। हमें आरंभिक जानकारी इनकी मिल जाएगी कि आंकड़े क्या होते हैं, बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है, तो ये सारे आंकड़े हमें मिलेंगे कक्षा 6 से। और इसके साथ में कक्षा 7वीं का तीसरा जो अध्याय है, वो भी आंकड़ों का प्रबंधन है, तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ प्रश्न अच्छे अच्छे यहाँ से मिल जाएंगे। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे प्रश्न जो है, जो अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कक्षा 6 और 7वीं के पाठ्य पुस्तक से मिल जाएगी। उसके अलावा कक्षा 8वीं जो है उसका अध्याय 5वां, वो भी आंकड़ों का प्रबंधन है, उसमें बहुत अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें बारंबारता सारणी के बंटन सारणी कैसे बनाई जाती है, मिलान चिन्ह कैसे बनाई जाती है, वर्गों के रूप में सारणी को कैसे बनाना, ये सारी जानकारी हमें कक्षा 8वीं के अध्याय 5 से हमें प्राप्त होगी। इसके अलावा जो आगे जो है कुछ कक्षा 9 के भी है, इसमें हमें देखना पड़ेगा। ये जो लेखा चित्र वाला जो है, ये कक्षा 8 के ही अध्याय नंबर 15 में दिया हुआ है। आलेखों से परिचय करके इस अध्याय का नाम है आलेखों से परिचय, जिसमें ये तीनों ही प्रकार के जो आलेख चित्र है, जो ग्राफ बनाने के तरीके हैं, स्तंभ वाला लेखा चित्र है, आयत वाला है और वृत्तीय ग्राफ जो है, ये तीनों के तीनों इस 15वें चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, जिससे हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। उसके अलावा कुछ सांख्यिकी के प्रश्न जो है वो कक्षा 9 के अध्याय 14 में भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ मदद मिल सकती है। सांख्यिकी जो दी हुई है उसमें भी ग्राफ दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा अच्छा अभ्यास करेंगे तो हमारे बहुत ही उन्नत प्रश्न हमको यहाँ से कक्षा 9 से हमें मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई सांख्यिकी और लेखा चित्र से संबंधित। अब जो अंतिम जो इसका बिंदु है प्रायिकता, उप इकाई जो दी हुई है प्रायिकता, इस प्रायिकता के जो प्रश्नों की बात आती है तो कक्षा 6, 7 और 8 में तो ये बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पे इसकी दी हुई है, कुछ छोटी सी जानकारी दी हुई है। इसके लिए तो आपको कक्षा 9 और 10 की पाठ्य पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, उसमें ही प्रायिकता के बहुत ही अच्छे चैप्टर दिए हुए हैं। वैसे कक्षा 7वीं का अध्याय 3 जो है, इसमें एक छोटा सा बिंदु आया हुआ है, यही जो चैप्टर जो है ना 7वां 3 आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें प्रायिकता के बारे में छोटी सी प्रारंभिक जानकारी दी हुई है, तो ये जानकारी हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप अगर बिल्कुल प्रायिकता के बारे में नहीं जानते तो आप इस चैप्टर को भी जरूर करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। उसके साथ ही कक्षा 8वीं का जो 5वां जो अध्याय है, यही आंकड़ों का प्रबंधन वाला, तो यहाँ से भी आपको इसमें भी कुछ प्रायिकता के दिए हुए बहुत ही सामान्य से प्रश्न दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमें प्रायिकता सब कुछ समझ में आ सकती है। लेकिन इसके अच्छे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो दिया हुआ है एक तो कक्षा 9 के अध्याय 15 में, और इसी तरह से कक्षा 10 जो है उसका भी अध्याय 15 जो है, दोनों ही चैप्टर उनके नाम भी प्रायिकता है। इस प्रायिकता नाम से ये जो दो चैप्टर दिए हुए हैं, इनसे हमारी जो अभ्यास के प्रश्न बनेंगे वो मुझे लगता है कि आपके कक्षा 9 और 10 के जो चैप्टर हैं इनसे ही प्रायिकता के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि 7वें 8वें में जो प्रश्न है वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इतने सिंपल प्रश्न शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं देखने को मिलेंगे। तो आप इसको भी अच्छी तरह से एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपके जो भी प्रश्न है वो आप विषय वस्तु आधारित जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपकी इससे
अवश्य ये पूरी होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे जो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए उस पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई प्रश्न में समस्या आ रही है तो आप उसका फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज सकते हैं, तो उसकी समस्या का समाधान मैं आपको कर दूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही निवेदन करूँगा, जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। और जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न हैं, ये जो मैंने आपको जो अभ्यास प्रश्न अभी नोट करवाए हैं, तो हम सबसे पहले जो अभी जो चल रहा है हमारा बेसिक, जो हम सारे क्लियर कर रहे हैं, बेसिक वाले सारे होने के बाद हम सारे ये जो प्रश्न आपके दिए हुए सारे ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हम इसमें बोर्ड पे लाने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाऊंगा। तो आप कहीं भी इसको चैनल को छोड़ के नहीं जाए, इसके साथ ही बने रहे और अन्य जो साथी हैं उनको भी इनसे जोड़े। तो इसके लिए ज़रूर होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी अच्छे अच्छे जो वीडियो हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा और आप कहीं भी आपके वो वीडियो मिस नहीं होगा। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें।